शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी। ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमौला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमौला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमौला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमौला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमौला। सतमौला कवियों की चौपाल में सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल में आज हमारे साथ देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने हास्य को पहचान दी, और वो भी जिस प्रकार श्रद्धेय दादा अल्लड़ बीकानेरी ने हास्य को गज़ल में पिरो करके प्रस्तुत करते थे, और उनके कई कालजयी गज़लें, कालजयी गीत आज हमारे सतमौला कवियों की चौपाल की एक अमूल्य निधि बन चुकी हैं। आज यदि अल्लड़ बीकानेरी जी के ऐसे चर्चित गीतों को कोई सर्च किया जाता है तो यूट्यूब पर या अलग जितनी भी लाइब्रेरियों में सतमौला कवियों की चौपाल के ही शो निकलेंगे। ये हमारी एक बहुत बड़ी सफलता है, और ये सामूहिक सफलता है। और उसी सफलता को आगे बढ़ाने के लिए, इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मेरे पुराने साथी दीपक गुप्ता, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हास्य कवि स्थापित हैं, जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। दीपक गुप्ता की कविताएं हास्य में चलते 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 ऐसे पड़ाव पर पहुंच जाती हैं जहां पर आपको मर्म को छूते हुए वो उनकी कविता या गज़ल मार्मिक हो जाती है, आपको चिंतन करने पे मजबूर कर देती है। तो मैं ऐसे कवि के लिए एक बहुत ही अगर मैं दीपक कहूँ कि अगर आज आप अगर गीत सुनाते हो तो फिर मैं गीत की आपको भूमि दूँ। यदि आप आज पहले हास्य पढ़ना चाहते तो हास्य बताएं, आप जैसा चाहें। तो मैं तो ये चाहूँगा कि आज मैं आपको प्रारंभ आपको मैं एक विशुद्ध हास्य से करूँगा। कारण क्या कि मैं चावल की पतीली में से एक दाना दिखाना चाहता हूँ, फिर दूसरा दाना दिखाऊँगा, उससे आप पता चल जाएगा कि ये दीपक गुप्ता है क्या। तो दीपक गुप्ता है क्या, तो मैं राजा राजेंद्र राजा जी की चंद पंक्तियों के साथ मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा कि हाई कमान ने, क्योंकि चुनाव के बयार चल रही है, अभी एक फेस हुआ है, अगला जब ये टेलीकास्ट होगा तो हो सकता है 4 जून तक रिजल्ट आ चुके होंगे, लेकिन राजनीति किस प्रकार के रंग दिखती है, दिखाती है
कि हाई कमान ने भैया जी को पार्टी से निकाल दिया, यानी कि हीरे को कांच समझ नाली में डाल दिया। पर भैया जी ने भी हार ना मानी, झट पान की दुकान लगा ली। ये देख मेरी धर्मपत्नी बड़े दुखी स्वर में बोली, देखो जी भैया जी पहले अपनी सत्ता कोठी बंगला कार से चलाते थे और आज पान की दुकान चला रहे हैं। मैंने कहा रे बेवकूफ, ये पहले भी चूना लगाते थे और आज भी चूना लगा रहे हैं। आइए चूना लगाइए दीपक गुप्ता जी। आइए कुछ पारिवारिक संदर्भों की बात कर ली जाए कि रामायण में एक पात्र था बाली। रामायण में एक पात्र था बाली, वो था इतना शक्तिशाली कि कोई भी उसके पास आता था तो उसका आधा बल बाली में चला जाता। रामायण में एक पात्र था बाली, वो था इतना शक्तिशाली कि कोई भी उसके पास आता था तो उसका आधा बल बाली में चला जाता था। मैं भी जब अपनी पत्नी के सामने जाता हूं बहुत घबराता हूं, मेरा दिल थरथराता है और मेरा भी आधा बल न जाने किधर चला जाता है। मेरा भी आधा बल न जाने किधर चला जाता है। फिर मुझे ध्यान आता है कहीं ऐसा तो नहीं कि कलयुग में बाली ने घरवाली का अवतार ले लिया, कि कलयुग में बाली ने घरवाली का अवतार ले लिया हो, ये अवतार भी मेरे ही घर लिया हो। फिर ध्यान आता है कि पत्नी पति का बल नहीं हरती, बल्कि हर विपरीत परिस्थिति में उसे बल देती है। नारी पूरे परिवार की समस्याओं का हल देती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत हल देती है। हालांकि नारी शक्ति के बारे में कुछ भी कहूं, आजकल नारियों ने बड़ी तरक्की की है। मैं कई बार कहता हूं कि आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, महिलाएं सफलता के झंडे चारों ओर गाड़ाई। सफलता की राहों पर कई पुरुष रह गए अभागे, महिलाएं निकल गई आगे, कई तो इतनी आगे निकल गई भाई आज तक लौट के घर ही नहीं आई। तो इतनी भी आगे मत निकल जाना, तरक्की जरूर करते रहना। और आजकल क्या है, मैं देखता हूं रोजमर्रा अखबारों में प्रेम प्रसंग और लव जिहाद और पता नहीं क्या क्या, लेकिन आजकल प्यार रह नहीं गया साहब। अच्छा, मुझसे भी किसी ने कहा, बोले दीपक भाई, और जैसा प्रवीण भाई ने भी कहा कि गजलों में हास्य पिरोने की कोशिश, तो मैं बताऊं प्यार, मुझसे किसी ने कहा कि दीपक जी आपने कुछ गजल में प्यार के बारे में कहा हो तो कहना। मैंने कहा आपने को प्यार करने में इतना शब्द खर्चने नहीं आते, अपन तो दो टूक बात करते हैं कि दिल जिगर गुर्दा कलेजा, दिल जिगर गुर्दा कलेजा सब तेरा है तू ही ले जा। दिल जिगर गुर्दा कलेजा सब तेरा है तू ही ले जा, खर्च जो तुझ पर किए हैं मेरी जान वो पैसे दे जा। अब मैं जिनको सतमोला कवियों की चौपाल में जिनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, वह होते हैं देश के सुप्रसिद्ध, देश के ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जिनकी ख्याति है, ऐसे किशोर अवस्था से, यानी कि आप बाल व्यास पीठ के आप उस पर पीठ पे रहे हैं, तब से आप भागवत कथा और राम कथा, शिव पुराण, इन सब कथाओं के माध्यम से आप सनातन की ध्वजा को आप फहरा रहे हैं और आप अपनी कथाओं के माध्यम से अनेक सामाजिक संदेशों को भी आप रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपका मेरा परिचय संबंध हुआ, वो ये हुआ कि आपने इतने बड़े प्रमुख संत होने के बावजूद भी आपने साहित्य परिषद संचालित सतमोला कवियों की चौपाल को आपने बहुत अपना आशीर्वाद प्रदान किया, स्वयं आगे बढ़ करके। आज भी ऐसा होता है कि जब भी आप दिल्ली होते हैं तो आपका मुझसे तुरंत संपर्क होता है कि प्रवीण जी मैं आपके शो पर आना चाहता हूं। तो और सबसे बड़ी बात है कि आप एक बहुत ही श्रेष्ठ कवि हैं, साहित्यिक कवि हैं। एक मंच कवि की बात नहीं कर रहा, मैं साहित्यिक कवि हैं। तो मैं ऐसे एक कवि मना आचार्य प्रवर बाल व्यास वेदांश महाराज जी को आमंत्रित करता हूं, आप अपना इसी प्रकार का कवित्व आज सतमोला कवियों की चौपाल को प्रदान करें। बाल व्यास वेदांश जी। आप सभी को जय श्री राम। मैं आपको बताने का प्रयत्न करूंगा
कि आजकल जो भी कुछ तथाकथित लोग, जिन्हें रामचरितमानस तो छोड़िए, वाल्मीकि रामायण तो छोड़िए, राम के शब्द रूप का भी ज्ञान नहीं है, वे लोग भी राम की जीवनी पर टीका टिप्पणी करते हैं, राम जी पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो मैंने बहुत पहले लिखने का प्रयत्न किया था और इसमें कोई विशेष छंद की प्राधान्यता नहीं है, न कोई रस की प्राधान्यता है। यहाँ पर एक भक्त के भाव की प्राधान्यता है कि राम के चरित्र की विचित्रता के ज्ञान विना, राम के चरित्र की विचित्रता के ज्ञान विना प्रश्न चिन्ह व्यर्थ और अनर्थ परिचायक है। कर रहे समानता प्रभु की जीवनी से धूर्त, कर रहे समानता प्रभु की जीवनी से धूर्त, ऐसे ही गर्दभों को कहते नालायक हैं। पैर धरे इस धरा पे थूकते वे आसमां पे, पैर धरे इस धरा पे थूकते वे आसमां पे, हाय ऐसा कर क्या आकाश का बिगाड़ते, रूप गीदड़ों सा जिनका दृष्टि गिद्ध के सदृश, ऐसे धूमकेतु धर्म हेतु दुखदायक हैं, ऐसे धूमकेतु धर्म हेतु दुखदायक हैं। तो ये बहुत सामान्य शब्द, बहुत वर्षों पूर्व की रचना थी मेरी। आप सभी को ज्ञात है कि श्री अयोध्या धाम में राजा राम अपने दिव्य विग्रह के साथ विद्यमान है। तो मेरा प्रयत्न रहेगा कि आप सभी को मानसिक रूप से श्री धाम अयोध्या के विशेष आकर्षण का दर्शन कराया जाए और किंचित शब्दों में ही मैं प्रयत्न करूंगा कि आप सभी को अयोध्या धाम की यात्रा कराई जाए। सर्वप्रथम हम लोग अयोध्या धाम में श्री सरयू मैया का दर्शन करेंगे, क्योंकि कई वर्षों के बाद ये समय आया है। जो सरयू महमज्जन करहीं, जो सरयू महमज्जन करहीं, पाप ताप सबही प्रभु हरहीं, पाप ताप सबही प्रभु हरहीं। हनुमत दर्शन अघ अघमर्षण, हनुमानगढ़ी का दर्शन करें। हनुमत दर्शन अघ अघमर्षण, कनक भवन जन मन आकर्षण, कनक भवन जन मन आकर्षण। राम कृपा नभ सदृश दास पर, राम कृपा नभ सदृश दास पर, पकड़ उंगली सिय चलत धरा पर, पकड़ उंगली सिय चलत धरा पर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मात पिता गुरु बंधु जगत के, नहीं आपन बस राम भगत के, नहीं आपन बस राम भगत के। कहत दास वेदांश रमैनी, कहत दास वेदांश रमैनी, अवधवास साकेत निसैनी, अवधवास साकेत निसैनी। आज विशेष कार्यक्रम में मैं सबसे पहले बुलाना चाहता हूं उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल से पधारे हुए देश के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार नीरज नैथानी जी को। आप सबकी जोरदार तालियों के माध्यम से धन्यवाद अवस्थी जी। व्यंग की बात है तो एक मैंने विषय उठाया है जी। आपने सुना होगा कि जो लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं, पेंशन के लिए बैंक में जाते हैं, तो बैंक वाले उनसे बोलते हैं कि जीवित होने का प्रमाण पत्र मंगाइए। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। तो मेरे मस्तिष्क में यह विचार उत्पन्न हुआ कि जो व्यक्ति स्वयं चला गया पेंशन लेने की, वो प्रमाण पत्र कहां से लाएगा जीवित होने का। तो मैंने यहां से व्यंग उठाया। देखिएगा आप कि बैंक अधिकारी ने पेंशन धारक से जीवित होने का प्रमाण पत्र मंगाया तो अगला चक्राया। बैंक अधिकारी ने पेंशन धारक से जीवित होने का प्रमाण पत्र मंगाया तो अगला चक्राया। बोला आपको हर काम में अड़ंगा लगाने की आदत हो गई है, अच्छे खासे आदमी से सबूत मांगते हैं, ये तो हद हो गई है। बैंक अधिकारी ने कहा हमारी मजबूरी है,
नियमानुसार ये प्रमाण पत्र जरूरी है। माना आपका दिल धड़कता है, दिमाग चलता है, पर बिना कागज के बैंक आपको मरा समझता है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माना आपका दिल धड़कता है, दिमाग चलता है, पर बिना कागज के बैंक आपको मरा समझता है। पेंशन धारक लौटकर आया, अपने दोस्त को बताया, ये बैंक वाले भी अजब हो गए हैं, इनके काम करने के तरीके गजब हो गए हैं, हाजिर को नाजिर नहीं जानते, अच्छा खासा जिंदा हूं जिंदा नहीं मानते। क्या बात है। दोस्त ने कहा ठीक ही तो है, सारे देश में अराजकता व्याप्त है, लेकिन तुम्हारी संवेदना समाप्त है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सारे देश में अराजकता व्याप्त है, लेकिन तुम्हारी संवेदना समाप्त है। और जब ये सिले हुए ओंठ लिए शोषित पीड़ित से रह सकते हो, तो स्वयं को जीवित कैसे कह सकते हो? हाय हाय हाय, क्या बात है, बहुत सुंदर, जिंदाबाद। भ्रष्टाचार घूसखोरी के बड़े बड़े मामले तुम्हें नहीं खटकते, सही तो है, मुर्दों के दिल नहीं धड़कते। क्या बात है। भ्रष्टाचार घुसखोरी के बड़े बड़े मामले तुम्हें नहीं खटकते, सही तो है, मुर्दों के दिल नहीं धड़कते। जिंदा हो तो जिंदा दिली का कोई सबूत बताओ, कोई धड़कता किस्सा बताओ। बताओ कभी किसी भूखे को दिया खाना, या पिलाया किसी प्यासे को पानी, या घायल पड़े राहगीर अनजान को किया रक्तदान, बचाई किसी की जान। कोई ऐसा किस्सा सुना सकते हो, जिंदा दिली का सबूत बता सकते हो? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आंधी में गिरे कितने छप्पर उठाए, आंधी में गिरे कितने छप्पर उठाए, किसी जरूरतमंद के कितना काम आए, या कभी किसी जुल्म के खिलाफ आवाज लगाई, किसी गरीब के आंसू पोछे मेरे भाई। कोई ऐसा किस्सा सुनाओ, जिंदा दिली का सबूत बताओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो है मेरे दोस्त, हमारी संवेदनाएं सो चुकी हैं, अनुभूतियां खो चुकी हैं। बेशक खुदा ने बख्शी हमको जिंदगी, पर आज तक हमने लाश का किरदार जिया है। किसी को क्या इल्जाम दे, हमने खुद को मार दिया है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगर हम जिंदा हैं, अगर हम जिंदा हैं, तो देश के तमाम सुलगते सवाल हमें परेशान क्यों नहीं करते? हदें पार हो चुकी हैं हर तरफ, फिर भी हम इंकलाब क्यों नहीं करते? हालात मुल्क बेहद खराब है मेरे दोस्त, हम सब बेहद डरे हैं। अफसोस न करें, पेंशन धारकों के साथ हम भी मरे हैं, पर कोई तो सूरत निकालनी होगी, डर दूर भगाना होगा। जिंदा हैं तो जिंदा दिली का सबूत बताना होगा, जिंदा दिली का सबूत बताना होगा। बहुत शानदार। आज हमारे साथ सतमोला कवियों की चौपाल में हमारा बहुत ही आनंद बढ़ाने के लिए, हर्ष व्याप्त करने के लिए आज हमारे बीच में बहुत ही देश के लब्ध प्रतिष्ठित फिल्मकार, फिल्म निर्माता, वृत्तचित्र निर्माता, मेरे बहुत ही अभिन्न साथी सतीश पांडे जी। सतीश पांडे जी बहुत ही एक श्रेष्ठ फिल्मकार हैं। हम दोनों का साथ 2000 साल से भी पुराना, 2016 से भी पुराना हमारा साथ है। एक सतीश जी की सबसे बड़ी उपलब्धि जो मेट्रो के जनजीवन पर आपने बनाई है, कई डॉक्यूमेंट्रीज और कई, एक सबसे बड़ी बात है कि अभी हाल में ही पिछले जो नेशनल अवार्ड्स हुए हैं उसमें सतीश पांडे जी की दिल्ली मेट्रो पे बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिलाया जाए। जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं। अभी हाल में ही, अभी 29 मार्च को आपकी एक बहुत चर्चित फिल्म रिलीज हुई है। फिल्म का नाम है बंगाल 1947। बंगाल 1947 देवेंद्र नाथ मंडल जी जो बंगाल के थे, बाद में विभाजन के बाद वो पाकिस्तान के कानून मंत्री भी बने, लेकिन उनका मोह भंग पाकिस्तान से हुआ, वो फिर वापस भारत में आ गए। लेकिन उनके एक छोटी छोटी एक भूलों के कारण देश का इतिहास एक बहुत रक्त रंजित हो गया। एक सीधे उस रक्त रंजित एक दृश्य को भी उन्होंने एक बहुत प्यारी सी एक प्रेम कथा के रूप में उन्होंने उसका प्रदर्शन किया। उसमें मोहन नाम का कैरेक्टर है, किस प्रकार से वो गांव में छोटे छोटे, चाहे वो जाति भेद हो, चाहे वो एक जिसको बोलते हैं ना जो ढोक डकौत जिसको बोलते हैं ना, जो डोम जाति के लोगों के साथ उनका किस प्रकार से उनको पढ़ाना, ये करना। और आपने, सबसे बड़ी बात है कि आपने इस फिल्म में जिस प्रकार से न्यू कमर्स को आपने मौका दिया, आपने उनसे काम जिस प्रकार से लिया,
और एक सफल फिल्म बन पड़ी। इसके लिए हम बात करते हैं। सबसे पहले सतीश पांडे जी का एक बार दोबारा हार्दिक स्वागत है। तो सतीश पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप, सबसे पहले मैं आपके जानना चाहता हूं, प्रारंभ आपका हम लोग से हुआ, तो हम लोग से आप कैसे जुड़े, आपका हम लोग में आपकी क्या भूमिका थी? सतीश पांडे जी बताएं। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका कि इतने पॉपुलर शो सतमोला कवियों के उस पर आपने मुझे बुलाया और मौका दिया कि मैं अपने बारे में कुछ कह सकूं। मैं रहने वाला नागपुर का हूं, बचपन से नागपुर में रहा और यहाँ पे जब मैं आया तो स्कूलिंग यहाँ पे की, लेकिन बचपन से ही मेरी एक हॉबी थी फोटोग्राफी। और फोटोग्राफी का इतना शौक था कि स्कूल में, कॉलेज में, फोटोग्राफी क्लब में मैं हमेशा जुड़ा रहता था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस हॉबी को मैं अपना प्रोफेशन बना दूं। और ये सबसे बड़ी बात होती है कि जिस चीज़ की आपकी लाइकिंग होती है, अगर उसी को आपने प्रोफेशन बना लिया तो उसमें मज़ा कुछ और ही आता है। तो इस तरह से मैंने जब ग्रेजुएशन करके मैं चाह रहा था कि पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में मेरा एडमिशन हो जाए, तो मैंने परीक्षा दी, इंटरव्यू के लिए गया, लेकिन इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, उसके बाद एक और कॉलेज था, सेंट जेवियर्स कॉलेज बॉम्बे में, वहाँ पे मैंने एक कोर्स किया और उसके बाद चाहता था कि मैं बॉलीवुड में काम करूं, लेकिन पिताजी, हमारे माताजी ने कहा कि नहीं भाई, अब बॉम्बे बड़ा गंदा शहर है, आप दिल्ली आके ही कुछ करो। तो दिल्ली आके मैंने शुरुआत की। उतने में ही कि दूरदर्शन पे एक, हम लोग नहीं, दूरदर्शन पे एज ए कैमरामैन की नौकरी मैंने ली और 3 साल नौकरी करने के बाद उसको टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हो रही थी, एशिया का वक्त था, तो मुझे फिर भेजा गया पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए। तो वो वीडियो की ट्रेनिंग थी। वो करने के बाद जब वापस आया तो मुझे एक दिन मंडी हाउस में ही किसी ने कहा कि आपको पी कुमार वासुदेव जी बुला रहे, जो हम लोग के डायरेक्टर थे। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि उस वक्त दिल्ली में बहुत ज़्यादा टेक्निकल एक्टर नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। तो वो एक ऐसे उसकी खोज थी कि कोई मिले। उनका कैमरामैन या डीओपी जो होता था वो बॉम्बे से आता था, तो उसके लिए उनको कभी फ्लाइट लेट होगी और यहाँ पे तो शोज़ होने हैं, तो उन्होंने कहा कि आप आएंगे, एक बार ट्राई कीजिए। तो मैंने फिर शुरुआत की। तो करीब 156 एपिसोड होते थे, उसमें से करीब 150 एपिसोड मैंने लगातार करीब 1.5 साल 2 साल ये हम लोग का पूरा छायांकन एज अ चीफ कैमरामैन डीओपी मैंने किया और बड़ा मज़ा आया। इतनी सारी कहानियाँ, इतनी सारे उसके किस्से हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा एक सीरियल था जो एक परिवार की तरह सब, बिल्कुल हर परिवार में, मतलब मैं जब घर अपने वापस जाता था तो लोग मेरे लिए इंतजार करते थे कि भाई ये बता दो कल क्या होने वाला। दादी की डेथ होगी, ये तो नहीं होने वाला, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो एक रास्ते खाली होते थे जब हम लोग आता था, तो उससे बड़ा एक वो मिला। और हम लोग करने के बाद मेरे पास फुर्सत ही नहीं थी। सतीश जी, मुझे ध्यान आता है हम लोग का, क्योंकि जिस टाइम हम लोग सॉफ्ट ऑपेरा शुरू हुआ था उस समय मैं खुद गांधर्व महाविद्यालय से मैं संगीत विशारद का मेरा 2nd ईयर था। उस समय पूरी हम लोग की टीम कोरस जो सॉन्ग होता था ना, उसके लिए उनको लिए कंपलसरी था कि वो करना। तो वो गांधर्व विद्यालय में चाहे वो सीमा भार्गव हो, चाहे वो आसिफ शेख हो, हाँ, ये सब सारे लोग आते थे। तो उनसे मेरा भी परिचय हुआ। फिर बाद में फिल्म में हमारे साथ अजीज कुरैशी वगैरह सारे जो इंस्पेक्टर खान वगैरह बनते थे, सब मिलना जुलना हुआ। और वो एक बहुत, मतलब मैं जहाँ तक मानता हूँ कि वो आपकी लाइफ का माइलस्टोन रहा है। बिल्कुल माइलस्टोन रहा है। और लाइफ का एक ऐसी स्थिति थी कि मतलब वो परिवार ऐसा बन गया था। पूरे करीब हम 40 लोग थे, जो एक्टर हो गए, टेक्नीशियन हो गए। तो ऐसा लगता था कि पूरा परिवार है। और मतलब शाम को 4 बजे हम मंडी हाउस से चलते थे, उस वक्त मेटाडोर चलती थी। मेटाडोर से लेके स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का स्टूडियो होता था उन दिनों, गुड़गांव में। काफ़ी बड़ा स्टूडियो होता था, योग के लिए वो स्टूडियो नहीं था, लेकिन उस वक्त हम उसको यूज़ करते थे। बहुत बड़ा स्टूडियो था। अच्छा, हम लोग की शूट वहाँ पे होती थी। अच्छा। और ये आज जानकारी अलग मिली आज। तो 7 बजे शूट शुरू होता था, रात के 12-1 बजे 2 बजे तक अलग अलग किस्से, मतलब सीन्स जितने भी होते थे वो शूट कर। पहले शो जो था वीक में एक बारी बनता था, लेकिन इतना पॉपुलर हुआ कि इसको दूरदर्शन ने कहा, नहीं, इसको सरकार ने कहा कि इसको हफ्ते में 3 बारी कीजिए। और उसमें बहुत सारे, आप अगर देखें तो इतना पॉपुलर हो गया था, उसके द्वारा बहुत सारे सोशल मैसेजेस देने की कोशिश की। बिल्कुल बहुत सारी सोशल मैसेजेस दिए कि परिवार में क्या होना चाहिए, एक संयुक्त परिवार में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती है और इसे कैसे उलझो, क्योंकि ज़्यादातर उस वक्त एक संयुक्त परिवार। सतीश जी, ये तो मैं वाकई में कहते हैं। इसके बाद आप अगला आपका पड़ाव क्या रहा? जैसे ही हम लोग शूट किया तो मेरे पास बहुत सारा काम था, मतलब 30 दिनों में 60 दिनों का काम था, इतना काम था। तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी और फिर काफ़ी काम किया मैंने 1-2 साल, लेकिन उसके बाद
एक ऑफ़र और मिला, मास कम्युनिकेशन सेंटर खुल रहा था जामिया में, तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया और उसके द्वारा मुझे एज अ लेक्चरर और सिनेमेटोग्राफी का वो दिया गया पद। तो वहाँ मैंने करीब 5-6 साल काम किया और काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ाया। मतलब आपकी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री कौन सी रही? अच्छा, फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री जब छोड़ा मैंने तो सबसे पहले मुझे डॉक्यूमेंट्री मिली सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की। तो ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज काफ़ी शुरू हुई और उसके बाद मैंने काफ़ी यूनिसेफ और WHO के लिए काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाया। कुछ लोग तो मुझे कहते थे जच्चा बच्चा फिल्म मेकर अब क्योंकि इतनी सारी बच्चों के ऊपर और इतनी सारे मैंने डॉक्यूमेंट्री, लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा और भी कई तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो फिर एक डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई थी यूनिसेफ के लिए अर्बन पावर्टी के ऊपर, तो वो जिनेवा में दिखाई गई उस डॉक्यूमेंट्री को। तो यहाँ के जो सेक्रेटरी थे अर्बन डेवलपमेंट, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी और उन्होंने आके मुझे यूनिसेफ के थ्रू बुलाया कि भाई ये डॉक्यूमेंट्री देखिए, आपने अर्बनाइजेशन पे बहुत काम किया हुआ और बहुत डिटेल में काम किया हुआ है आपने, तो क्यों ना आपको मैं एक मौका देता हूँ कि हमारी दिल्ली को एक मेट्रो की ज़रूरत है, तो आप एक ऐसी फिल्म बनाइए जिससे पता चले कि दिल्ली को मेट्रो की ज़रूरत क्यों है और उसका क्या लाभ होंगे, और इससे हम फंड रेजिंग भी कर पाएंगे क्योंकि इतनी सारी पैसे कहाँ से आएगा। बिल्कुल। तो वर्ल्ड बैंक से या किसी और जायका से हम पैसा लेना। इसका मतलब ये कि जो मोदी जी का जो एक तरह से स्टार्टअप है ना, वो आपसे शुरुआत है माना जा सकता है, क्योंकि आज मेट्रो एक दिल्ली की नहीं पूरा इंडिया की लाइफ लाइन बन चुकी है। जी जी। तो उसके बाद जब फिल्मों बनाई तो काफ़ी 1 साल लग गया फिल्म बनाने के बाद। तो जब ये फिल्म को दिखाया गया, सब काफ़ी लोगों ने सराहा इसको। तो एक दिन जब फिल्म ख़त्म होने के बाद सेक्रेटरी थे वो, उन्होंने मुझे बुलाया कि सर आए आप, मैंने कहा सर डॉक्यूमेंट्री ख़त्म हो गई अब क्या करें, आप आइए तो सही। तो फिर मुझे बुलाया गया तो मुझे उन्होंने मेट्रो मैन श्रीधरन से मुलाकात करवाई। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ इतना ही अंग्रेज़ी में कहा उस वक्त कि दिस बॉय हैज़ वर्क वेरी हार्ड, प्लीज़ टेक केयर ऑफ हिम। तो उसके बाद श्रीधरन साहब के साथ कम से कम मैंने 15 या 20 साल जब तक वो रहे, और अब भी मेट्रो का काफ़ी काम करता हूँ। तो अब मैं मेट्रो मैन फिल्म मेकर हो गया हूँ और मुझे इसके लिए मतलब 2 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। 2011 में मुझे एक फेज़ 1 का नेशनल अवार्ड था, उसको मिला, और अभी हाल ही में फेज़ 3 के ऊपर प्रेसिडेंट का नेशनल अवार्ड मिला। और मैं बड़ा खुश हूँ और बड़ा अच्छा लगता है। मैं सिर्फ नाम बोल ली दिल्ली मेट्रो, बल्कि लखनऊ, मुंबई, पुणे, नागपुर, सब जगह के मेट्रो के लिए फिल्में बनाता हूँ। अभी जो दिल्ली मेरिट बन रही है या बुलेट ट्रेन बन रही है, ये सब के मैं वो करता हूँ। तो एक तरह से मज़ेदार, लेकिन एक हो क्या रहा था कि ये मेट्रो का काम चल ही रहा है, लेकिन कोविड का टाइम था। तो कोविड टाइम में हम खाली थे, काफ़ी खाली थे। तो मेरे बेटा जो था वो हम लोगों का ऑफिस बॉम्बे में वो संभालता था, वो भी यहाँ आया हुआ था। तो उनके दोस्त थे एक आकाश आदित्य लामा, तो उनका कोई प्ले एडिट करना था। तब खाली बैठे, मैंने कहा चलो आकाश जी आप आ जाइए, हम प्ले एडिट करते, कुछ तो टाइम पास हो ना। तो वो प्ले देखा तो मेरे बेटे ने कहा कि पापा इसके ऊपर फीचर फिल्म बनाते हैं। तो हम तीनों की तिगड़ी बनी और हमने कहा नहीं, बंगाल 1947। तो बंगाल 1947 की शुरुआत हुई। तो ये इसका पहला टाइटल एक प्ले था जिसका नाम था शबरी का मोहन। तो ये कहानी ऐसी, एक्चुअली इसका जो एक तरह से जो थिएट्रिकल जो नाम था वो शबरी का मोहन। ओके। उसको हमने चेंज किया क्योंकि फिल्म के लिए कुछ और भी चीज़ें चाहिए होती हैं। जरूरत होती है। एक ये प्रेम कथा तो है, लेकिन साथ राष्ट्रभक्ति की भी एक भावना इसमें है। प्रेम कथा है और राष्ट्रभक्ति भी है इसके अंदर। तो ये 1947 की कहानी है जिसमें कि एक विलेज जो ना उसको पता नहीं था कि वो हिंदुस्तान में रहेगा या पाकिस्तान में रहेगा, तो वहाँ पे एक लव स्टोरी थी और एक ऊंची जात वाले लड़के और मोहन और एक नीची डोम की बेटी शबरी, उसकी कहानी थी। तो इसके द्वारा हमने काफ़ी सोशल मैसेजेस डालने की कोशिश की है। ये सिर्फ एक आम फिल्म नहीं है जो आपको कमर्शियल फिल्म है जो पैसे कमाने के लिए हमने बनाई है, पर इसको हमने बनाया काफ़ी सोशल मैसेज। बड़ा हाईली रिस्क लिया आपने। मैं पूरी फिल्म आपने स्पेशल कुछ हटके कर, जिंदगी में कुछ हटके करने की हमेशा आदत रही है मुझे। तो हो सकता है मैं सफल हूँ या ना हूँ, लेकिन मैं हटके कुछ काम नहीं सफल तो कह रहा है सतीश जी। आपकी वो फिल्म बहुत कुछ कहती है जी। तो उसमें हमने दिखाया कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, छोटी जाति बड़ी जाति नहीं होती, और भी कई पॉलिटिकल वो थी जो हमको लगा कि उस वक्त उसमें 2 सुंदर गाने अभिषेक ने पूरा जो है अभिषेक रे जिन्होंने गुलजार की एल्बम बनाई, बहुत शानदार, उन्होंने बड़ा कर्णप्रिय। मैं उनको करीब 25 साल से जानता हूँ, वो बड़े बड़े फिल्मों की करती है। मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है भाई, तुझे करना है। उन्होंने कहा मैं सतीश जी आपके लिए करता हूँ।
तो उन्होंने पूरा म्यूज़िक दिया और बहुत अच्छी फिल्म निकल के आई है। अभी देखते हैं इसको किसी OTT प्लेटफॉर्म पर डालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, हो सकता है भगवान के द्वारे तो सफल रहेंगे। नहीं, एक तो मैं सबसे बड़ी बात है कि आकाश आदित्य जी का डायरेक्शन, और सबसे बड़ी बात है कि मैंने पूरी फिल्म में स्क्रीनिंग आपके देखी, इसमें फिल्म को देखा तो इसमें जो वाकई में जो प्लेबैक सिंगर जो आपने लिए वो भी बड़ा शानदार, गाने के जो बोल हैं बड़ा वो भी शानदार, और सबसे बड़ी बात है कि जो आपका जो फिल्म का नायक है ना मोहन, वो जिस ढंग से बिक, तो वो भी बच्चा बिल्कुल नया लिया आपने अंकुर और माम को, और बच्चों से तो मैं नहीं मिला, अंकुर से मैं खुद मिला। ये आपने इन बच्चों को कैसे चयन कैसे करा? सबसे पहले मैं तारीफ करना चाहता हूँ आकाश जी की रिसर्च, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म बनाने के लिए आपको रिसर्च चाहिए और वो भी ऑथेंटिक चाहिए। उन्होंने कई डॉक्टर अंबेडकर की किताबें पढ़ी, कई सारी किताबें पढ़ी, उसके बाद इसको स्क्रिप्ट में ढाला गया। जहाँ तक ये था कि अब हम दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि भाई 1947 एक पीरियड फिल्म है, अब इस पीरियड को 1947 को कैसे दिखाया जाए। हम बंगाल गए, हम काफ़ी जगह गए, तो हमें छत्तीसगढ़ में कवर्धा के पास ऐसी एक जगह मिली, क्योंकि क्या हुआ कि जब पार्टीशन बांग्लादेश का पार्टीशन हुआ तो काफ़ी बंगाली लोग वहाँ से छोड़ के छत्तीसगढ़ में आ गए थे, तो वो अभी तक उनके पुराने घर हैं, अभी तक वहीं रहते, तो हमने उसी लोकेशन को चूज़ किया। अब जहाँ तक कास्टिंग की बात है, हमने मोहन जो इसका कैरेक्टर लिया है अंकुर, वो फिल्म इंस्टीट्यूट से पास आउट है, तो उस टेस्ट लिया तो बहुत अच्छा लगा। फिर हमने एक हीरोइन को भी मतलब नायिका के लिए रोल के लिए किया था, लेकिन समहाउ वो 1-2 दिन शूटिंग करने के बाद उसका वो फिट नहीं लगी, तो एक लोकल बंदी वहाँ से राजनांदगांव से थी, बहुत अच्छी सुरभि करके एक बच्ची थी, तो वो बिल्कुल कैरेक्टर में हमने लिए और उसने बहुत अच्छा रोल किया। और एक खुशी की खबर ये है कि जैसी ये फिल्म की उसको पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गया। मतलब ये बहुत ही कम होता है कि बहुत अच्छा कि पूना फिल्म इंस्टीट्यूट जैसी जगह में एडमिशन मिल जाता, इस फिल्म की वजह से उसको एडमिशन भी मिला। और बाकी नायक जो आपने देखा होगा खसरा में लगान में थे, वो थे मानिक शाह थे, तो वो अच्छे रोल किए लोगों ने और अपने दिल से काम किया और पूरी मेहनत से शिद्दत से हमने 30 दिन की पूरी शूटिंग की है। करीब 80 लोगों की टीम थी हमारी, तो सबका आना जाना खाना पीना रहना। नहीं, मैं जो आपने कुछ जगह स्पेशल स्क्रीनिंग की, मुझे उस फिल्म की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज ये तो मानते हैं कि ट्रेंड बन गया। ट्रेंड इसलिए बना है कि सरकार की ऐसी फिल्मों के प्रति सकारात्मक दृष्टि। पहले क्या होता था, सरकारी पक्ष ऐसी फिल्मों को बैन करने के लिए ज़्यादा करता था, और ये आज हमारे लिए बड़ा ही बहुत अच्छा एक उर्वरा ज़मीन बन चुकी, जिसको बोलते हैं ना बिल्कुल, कि अब ऐसी फिल्मों की डिमांड भी बढ़ी है, लोग देखना भी चाहते हैं ऐसी फिल्मों को। जी, मैं आपको क्योंकि मैं और प्रवीण जी करीब ऑलमोस्ट 2016 के बाद मैं 2014 से हूँ। हमारा फिल्म फेस्टिवल होता है गोवा में, सबसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो मैं कई उनकी समितियों में जूरी में रह चुका हूँ, तो हमें कई फिल्में देखने का मौका मिलता है। जैसे प्रवीण ने कहा कि भाई दिन में 4-4, 5-5 फिल्में देखने पड़ते हैं, किसी भी कंट्री में भाषा भी समझ में नहीं आए फिर भी सबटाइटल से, और वो फिल्में देख के काफ़ी आपको एक तरह से एनर्जी आ जाती है। तो ये एक दिल में तहाई की फिल्म बनानी चाहिए, चाहे कैसी भी हो, तो बस उसी की एक उत्पत्ति थी और हुआ। और आप हमारे शो पे आए सतीश जी, आपको कैसा लगा? ये नए बच्चों को आपने सम्मानित किया, कोई पूरे भारत से देश भर से लोग आते हैं, और इस टीवी शो का जो एक पैटर्न ये है कि हमने उस जैसे आपकी यात्रा है वही यात्रा लगभग उस जैसी अपनी है कि जब हमारे पास इतने संसाधन भी नहीं थे तो हमने इसको शो को शुरू किया, और उस समय मोबाइल युग नहीं था, ना फेसबुक था, ना व्हाट्सएप था, और केवल एक सिंपल एक कॉल हुआ करती थी। कॉल भी मेरे ख्याल से 32 रुपये आउटगोइंग और 16 रुपये इनकमिंग होती थी। उस युग में हमने ये शो शुरू किया था, और आज हमारा 15,000 से ऊपर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रवीण जी की, ये जो अपना सतमोला कवियों का सम्मेलन है, ये आज 2 दशक से ज़्यादा चल रहा है। नॉर्मली हर सीरियल या हर कोई धारावाहिक जो है एक
एक आध साल के ऊपर नहीं जाता, लेकिन आपकी हिम्मत है जो आपने कंटिन्यू नहीं, किया ये 20 साल पूरे से। टीम की हिम्मत पूरे है। टीम की, देखो कोई भी काम टीम के बगैर नहीं होता, एक अकेला आदमी कुछ नहीं, एकला चलो नहीं चलता यहाँ पे फिल्म मेकिंग में या पूरे टेलीविज़न इंडस्ट्री में आपको एक टीम को साथ लेके चलना पड़ता है। और आपने ये बहुत अच्छा किया कि करीब 20 सालों से और 15,000 कवि आपके साथ जुड़े हुए हैं और आप यंग लोगों को वो चीज़ें सुनाते हो, दिखाते हो जो खुद उनकी कलम चलती है और लिखना शुरू करती है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि आपको बहुत बहुत बधाई और इस काम को जारी रखिए। आप में वो शक्ति है, आप में वो लगन है जो आप ये कर सकते हैं। हार्दिक आभार। एक्चुअली क्या है सतीश भाई कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपकी भी विनम्रता है कि आप एक इतने छोटे से शो पर हमारे बच्चों को उत्साह बढ़ाने के लिए, इनक्रीज करने के लिए आप हमारे बीच में आए। आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। सतमोला कवियों की चौपाल में आज हमने जिन लोगों को सुना, आपने आज सतमोला कवियों की चौपाल का जब ये प्रसारण हो रहा होगा उस समय लगभग जून की, जिसको बोलते हैं जेठ की गर्मी शिखर पर होगी। ये जो कविताएं आपको बहुत शीतलता प्रदान करेंगी, चाहे वो आचार्य जी की कविता हो, चाहे वो दीपक गुप्ता जी की कविता हो, चाहे हमारे युवा साथी प्रशांत अवस्थी प्रखर की कविता हो। तो मिलते रहिए, देखते रहिए सतमोला कवियों की चौपाल। अभी लेते हैं एक अंतराल, व्यावसायिक अंतराल। व्यावसायिक अंतराल के साथ मेरे साथी प्रबल प्रताप सिंह राणा, प्रशांत अवस्थी के साथ आप जुड़े रहें सतमोला कवियों की चौपाल में। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल। और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमोला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ। अंतराल के बाद में एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने मनपसंद प्रोग्राम सतमोला कवियों की चौपाल में। साथियों, दौर ऐसा चल रहा है कि जब गर्मी के समय में हमको पहाड़ों की याद आती है। मैं एक मुक्तक के माध्यम से इस बात में बल देना चाहता हूं कि उठो मुसाफिर, आंखें खोलो जागो, कब तक सोओगे। उठो मुसाफिर, आंखें खोलो जागो, कब तक सोओगे। अभी समय है संभल जाओ, नहीं तो एक दिन रोओगे। कर्मशील बन साथी जग में, कर्मशील बन साथी जग में, आओ कुछ उत्थान करो, त्यागो कुंभकर्ण सी निद्रा, वरना कब तक सोओगे, वरना सब तुम खोओगे, वरना सब तुम खोओगे। आइए मैं आमंत्रित करता हूं इस मुक्तक के साथ में एक बहुत ही विचारवान अपने बीच में मानस मर्मज्ञ कुमार विवेक मानस जी को आप सबकी जोरदार तालियों से। धन्यवाद प्रशांत जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल पूरा देश जो है राममय हुआ पड़ा है जी, हर व्यक्ति के हृदय में राम है। तो मैंने चंद क्षण राम को समर्पित किए हैं जी, आप लोगों के सामने रख रहा हूं। श्री राम जी कल्याण करना, आपका ही दास हूँ। माना के मूर्ख हूँ मगर करता यही अरदास हूँ। सांसें चले जब तक जगत में, सर तुम्हारा हाथ हो। सांसें चले जब तक जगत में, सर तुम्हारा हाथ हो। कोई गलती मुझसे ना हो,
करता यही अभ्यास हूँ, कोई गलती मुझसे ना हो, करता यही अभ्यास हूँ। एक छंद अगला आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि जी स्वागत। मिला दो राम में मुझको, मुझे भी राम होना है। क्या बात। मिला दो राम में मुझको, मुझे भी राम होना है। अयोध्या की फिजाओं में मुझे गुलफाम होना है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मिला दो राम में मुझको, मुझे भी राम होना है। अयोध्या की फिजाओं में मुझे गुलफाम होना है। यही चाहत करूं सेवा, बनूं हर राह का दीपक। यही चाहत करूं सेवा, बनूं हर राह का दीपक। नहीं लालच मिले वैभव, मुझे हनुमान होना है। नहीं लालच मुझे वैभव, मिले हनुमान होना है। अगला छंद देखिएगा, आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि स्वागत है। जहां रघुवर वहां ही मैं, जहां रघुवर वहां ही मैं, यही हो बंदगी मेरी। जहां रघुवर वहां ही मैं, यही हो बंदगी मेरी। उन्हीं का मैं बनूं चाकर, यही हो जिंदगी मेरी। उन्हीं का मैं बनूं चाकर, यही हो जिंदगी मेरी। नहीं कुछ और मुझको चाहिए श्री राम से अब तो। नहीं कुछ और मुझको चाहिए श्री राम से अब तो। मिलाऊं जब नजर उनसे, मिलाऊं जब नजर उनसे, न हो शर्मिंदगी मेरी, न हो शर्मिंदगी मेरी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक दोहा आजकल के जो हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, सामी की जो हमारे सामने हो रही है, उसको देखते हुए मैंने एक दोहा लिखा है कि कलयुग के इस दौर में मानवता की आस। कलयुग के इस दौर में मानवता की आस, मरीचिका में कब बुझे बंधु रेत से प्यास। मरीचिका में कब बुझे बंधु रेत से प्यास। धन्यवाद प्रखर भाई। बहुत ही शानदार कविता रही आपकी। आपने राम की भक्ति पर और राम की शक्ति पर जोर दिया, तो वहीं आपने राम के लिए यह भी कहा कि हमको राम से जुड़ना है, ना कि केवल नाम के लिए जुड़ना है। शायद आपने उस तरह के लोगों को भी देख रखा होगा जो राम नाम के सहारे सिर्फ और सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। आज जब देश राममय हुआ तो लोगों ने अगर प्रेम से अश्रु छलकाए तो यदा कदा बीच में कुछ बनावटी लोग भी देखने में आए। तो ये बनावटीपन आज से ही नहीं, राम जी के जमाने से चल रहा है और ऐसे कालनेमी मिलते रहे हैं, मिलते रहेंगे। तो इन्हीं कालनेमियों के लिए काल नेमी बन मानव घूमे, काल नेमी बन मानव घूमे, बस राम नाम है मुख में। और आदर्श राम के छोड़ सब लगे हैं अपने सुख में। आदर्श राम के छोड़ सब लगे हैं अपने सुख में। तो आइए मैं ऐसे ही कालनेमियों को उजागर करने के लिए अपने बड़े भाई शिक्षक जो हल्द्वानी से हमारे बीच में पधारे हुए हैं, मैं आमंत्रित करता हूं हिमांशु पाठक जी को, आप सबकी जोरदार तालियों के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद अवस्थी जी। चुनाव का समय है, तरह तरह के कालनेमी आप लोगों को मिल जाएंगे, आप लोगों के घर में आएंगे, जी जी, छद्म रूप धराएंगे, आपको छलेंगे। तो इसी पर आधारित है मेरा इशारा है, बिना किसी का नाम लिए हुए मैं अपनी बात यहाँ पे रखूँगा, और यदि आप मेरे इशारे को समझ जाएं तो सदन का आशीर्वाद चाहूँगा। स्वागत है। काल नैमी कुछ छद्म रूप धर, काल नैमी कुछ छद्म रूप धर, पथ पे तुम्हारे खड़े हुए, भ्रम का माया जाल फैलाए, भ्रम का माया जाल फैलाए, छलने पर हैं अड़े हुए, छलने पर हैं अड़े हुए,
राम नाम का ओढ़ दुसाला, राम नाम अब जपते हैं, राम के द्रोही जो थे कल तक, राम के सेवक कहते हैं, राम के सेवक कहते हैं। साधक कुछ बाधक बन कर के, कंटक बन कर पड़े हुए, काल नैमी कुछ छद्म रूप धर, काल नैमी कुछ छद्म रूप धर, पथ पे तुम्हारे पड़े हुए। अच्छा, ये कालनेमी कौन थे? ये वो कालनेमी हैं जो कभी कहते थे कि राम तो कुछ है ही नहीं, ये मात्र कल्पना मात्र है। तो अगली पंक्ति कुछ इसी पर ही आधारित है। राम कहाँ इतिहास पुरुष हैं, है प्रमाण तो दीजिए। राम कहाँ इतिहास पुरुष हैं, है प्रमाण तो दीजिए। राम का है अस्तित्व कहाँ, यदि है प्रमाण तो दीजिए। अवध में राम लौट कर आने न पाए, अड़ंगा लगाते थे। अवध में राम लौट न आए, सोच अड़ंगा लगाते थे। भव्य राम का बनना पाए, भव्य राम का बनना, भव्य राम का भवन न बन पाए, ये यत्न कर जाते थे। आज वही खुद को जन जन में राम पुजारी कहते हैं। सच्चे राम भक्त हैं जो उन्हें व्यापारी राम का कहते हैं, व्यापारी राम का कहते हैं। तो मित्रों, मैंने अपनी बात तो कह दी, अब आपको विवेकवान बनना है, हनुमान की तरह विचारवान बनना है। विभीषण और रावण के मध्य के अंतर को समझना है। ये मेरा अनुग्रह है, चयन आपका आज का ये निर्णय कल को इतिहास पुनः फिर बनना है। आने वाली पीढ़ियां तुम पर गर्व करें या शर्मिंदा हों, इसका निर्णय आज मित्रवर आज अभी तय करना है, आज अभी तय करना है, आज अभी तय करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत ही शानदार हिमांशु जी, और आपने एक शिक्षक के पद पर होने के नाते जब अपेक्षाएं की ध्वजवाहक के रूप में उन छंदों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में हरदोई से आज पधार चुके हैं देवेंद्र सिंह चौहान सुरेश जी, मैं आमंत्रित करता हूं उनको आप सबकी जोरदार तालियों के माध्यम से। नमस्कार, सभी का अभिनंदन। माँ वाणी के पावन चरणों में एक छंद निवेदित है कि सरस सुबोध सुर सौम्यता सुहानी सुचि, मन में मसालो मंजू ममता जगाए माँ। कमल निकुंज कल कविता कलित काव्य, मधुप मधुर मनु महिमा सुहाए माँ। मेरे मनु मंदिर में ममता मई है माँ, तो कर उजियार निस मोह की मिटाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ज्योत्सना जगाए विधु फूले फले प्रेम जग, कविता में कंचन की चमक दिखाए माँ। कविता में कंचन की चमक दिखाए माँ।
एक इतिहास से लेते हैं जी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, दो जी। चरित्र एक छंद के माध्यम से, आप देखें, आप सब प्रबुद्ध वर्ग बैठा हुआ है, कि बार बार रोक टोक करिए न अशफाक, तेरे मेरे रास्ते अलग देख लीजिए, जूझना फिरंगियों से शिशुओं का खेल नहीं, और धार तलवार की सलाह नेक लीजिए, और बांध कर शीश पर निकला कफन यह, चीर कर आत्मा में देश देख लीजिए। बहुत सुंदर। कि भावुक हो अशफाक, कहा सुन मेरी बात, राष्ट्र यज्ञ हेतु लिख शीश एक लीजिए, राष्ट्र यज्ञ हेतु लिख शीश एक लीजिए। एक छंद, चूंकि मेवाड़ प्रताप पुस्तक हमारी प्रकाशित हो चुकी है, उसका एक छंद निवेदित करते हैं। जब बेटी चंपा वहां जंगल में है और बाल चपल स्वभाव से राणा प्रताप से पूछती है कि आप कैसे राजा हैं जी, तुतली भाषा में प्रयोग है। हाँ हाँ। कि तुम कैसे लाजा बापू भागे बन घाती फिलो, तुम कैसे लाजा बापू भागे बन घाती फिलो, खाने को न लोती मिले पीने को न पानी है, तुम कैसे लाजा बापू भागे बन घाती फिलो, खाने को न लोती मिले पीने को न पानी है, छिंगा छन ताजू नहीं काछे कुछ गुफा छेज, नित कौलो भागो चलो जहां बची नानी है, कि चिलकुट पटु धाले बनी महारानी खली, और छत्रु ललकार ते तो छिपतु भवानी है, अब ये जन्म भूमि दलच मिलेंगे कैसे, अब ये जन्म भूमि दलच मिलेंगे कैसे, मालहू मलेक्ष तब छफल जवानी है, मालहू मलेक्ष तब छफल जवानी है। एक चरित्र और प्रयास करेंगे, 2-3 छंद देंगे जी। एक रूपवती कन्या है विक्रम सिंह सोलंकी की, जो गुजरात में एक कोई राज्य हुआ करता था, और उससे औरंगजेब का चित्र टूट गया था, उस पर उसने शिकायत की बिसातिन ने, तो उसने आक्रमण किया और कहा कि इस लड़की का डोला दीजिए और इसको मैं अपने हरम में रखूंगा। तो उस पर इन्होंने राज सिंह को, मेवाड़ के जो उस समय राजा होते थे, मेवाड़ प्रताप जो छंद है हमारा, पुस्तक लिखी गई है जी। तो उनको राज सिंह को ये सुता पत्र लिखती है, और उसका पिता कहता कि अरे चली जाओ, न मालूम कितने राजपूतों ने कन्याएं दे दी हैं, तुम भी चली जाओ, तुम्हारा बढ़ जाएगा। तो उसके कुछ छंद जो हैं निवेदित करते हैं जहां तक चल पाएंगे। जी जी, स्वागत। कि राजपूत कुल में है मैंने तातो जन्म लिया, बन मुगलानी निज जाति क्या ल जाऊंगी, यवन को सौंप देन आई तुम्हें लाज तात, उधर कटारो मारो प्राण लुटाऊंगी, राजहंसिनी ये कैसे गिद्ध पटरानी बने, जौहर की ज्वाल बीच तन ये जलाऊंगी, पुष्प देव पूजा योगी रौंदेगा पिशाच, जब कर करवाल लेके चंडी बन जाऊंगी। एक गंगोतक छंद का प्रयोग है जी। कि लूट ले लाज ऐसा न होगा कभी, जान लो मैं पिताजी मरूंगी अभी, आन पे देश की मैं लुटा जान दूं, शान क्षण में मिटा तुर्क की दूं सभी, कामना जो बसाए फिरे मोद में, काट ग्रीवा गिरा दूं धरा पर अभी, मार लूंगी कटारी अभी पेट में, चाट लूंगी कनी आज हीरा अभी, चाट लूंगी कनी आज हीरा अभी। तो ये सुन के राज सिंह को पत्र लिखा है कि सुता ने विचार पत्र लिखा राज सिंह को यूं, जिसे निज दूत से मेवाड़ को पठाया है,
कि आपका महान बंसुरावल का रक्त भरा बनू मुगलानी शाह फरमान आया है। असहाय अबला की आप ही बचाएं लाज, सांगा बलिदान ना प्रताप को भुलाया है। और पालकी पे बैठे वीर जा रही हूँ दिल्ली ओर, प्यारे मनु मंदिरों में तेरा यश छाया है। प्यारे मनु मंदिर में तेरा यश छाया है। वीर तुम मेरी यदि मदद करोगे नहीं, करूं विषपान रवि ज्योति में समाऊंगी। कुंठा भरे मन से मैं चली जाऊं स्वर्ग भले, निज मातु कोख को न कभी भी ल जाऊंगी। काली बन काटूंगी मैं रण में पिशाच मुंड, शत्रु बोटी काट काट गिद्धों को खिलाऊंगी। और ममता मनोहर ले मन में तुम्हारा प्रेम, और करके सुरेश तेरी याद मर जाऊंगी। करके सुरेश तेरी याद मर जाऊंगी। बहुत ही शानदार आपने छंद और कविता, जो कविता के विषय आपने लिए वो अपने आप में वह विषय रहे जिन विषयों को उठाना आज के समय में बहुत जरूरी है। देवांश सचदेवा को मैं आमंत्रित करता हूं, वह भी आपकी तरह से मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई रचना को लेकर के आ रहा है। आइए कोट द्वार के देवांश सचदेवा का स्वागत करते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के माध्यम से। सर्वप्रथम सभी कविजनों को मेरा नमन। जी। कवि तो नहीं मैं, बस तुकबंदी कर लेता हूँ। कवि तो नहीं मैं, बस तुकबंदी कर लेता हूँ, और कुछ शब्दों में अपना मत तुमसे कह लेता हूँ। आज का जो हाल चल रहा है हमारे देश में और विश्व में, उस पर कुछ पंक्तियां लिखकर लाया हूँ। यदि आप तक पहुँचे तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि शुरू करूँगा। अब क्यों मानवता हारी है। ये तो मैंने सुना था ये दर्दों का संसार है। ये तो मैंने सुना था ये दर्दों का संसार है, पर आज इस जगत में मच रही हाहाकार है। कहीं भ्रष्टाचार कहीं दुराचार, कहीं भ्रष्टाचार कहीं दुराचार, तो कहीं दिख रहा व्यभिचार है। आज एक मानव का क्यों दूजा मानव बना शिकारी है। अब क्यों मानवता हारी है। बहुत आज विश्व में जंग छिड़ी है। अभी हाल ही में हमारे पास कई उदाहरण हैं, चाहे आप यूक्रेन का उदाहरण ले लीजिए, रूस का ले लीजिए, और इजराइल का जो अभी 2 दिन पहले ही ईरान के साथ युद्ध शुरू हुआ है, तो उस पर कहूँगा कि आज विश्व में जंग छिड़ी है, शांति भावना भंग हुई है। अब जनता भी देखो तंग हुई है, और जो अभी हमास और इजराइल का युद्ध हुआ था उसमें अभी तक की जो संख्याएं हमारे पास हैं कि 34,000 लोगों का कत्ल हुआ है। तो उस पर था कि अब जनता भी देखो तंग हुई है और खून से धरती रंगी है। कैसा आया ये समय अत्याचारी है, अब क्यों मानवता हारी है। बहुत सुंदर। और हम सभी यहाँ पर देवभूमि उत्तराखंड से आते हैं, तो वहाँ पर हम सब ने देखा है हमारी पहाड़ों की भूमि है, और पहाड़ बहुत काटे भी गए हैं। अभी हाल ही में जोशीमठ में जो आप लोगों को देखने को मिला, तो वो यही जो मानव ने करा है प्रकृति के साथ, ये उसी का परिणाम है। तो उसी पर अगले कुछ वे हैं कि पेड़ों को हमने काटा है, पहाड़ों को मारा चाटा है। पेड़ों को हमने काटा है, पहाड़ों को मारा चाटा है, और कूड़ा वो तो हर कहीं ही बांटा है। कूड़ा वो तो हर कोने में बांटा है, और जब बात प्रदूषण की आए तो क्यों छा जाता सन्नाटा है। देखो अब आई मानव जीवन के पतन की बारी है, अब क्यों मानवता हारी है। और जब पर्यावरण से खेल किया है, इस प्रकृति के साथ जो आप खिलौने की तरह खेल रहे हैं ना, तो जब पर्यावरण से खेल किया है, लगता था जब तुमको ये मानव का अधिकार है, लगता था जब तुमको ये मानव का अधिकार है, इसी सोच से निश्चित हुई तुम्हारी हार है। भूल गए क्या तुम ये सब जीवों का संसार है।
अब कहीं पड़ चुका सूखा। बेंगलोर हमारे पास हाल ही का उदाहरण है, अगर अपने ही देश में देखें तो अब कहीं पड़ चुका है सूखा, कहीं भोजन की लाचारी है, अब करो फिर स्वीकार इसे, आई मानव जीवन पे पीड़ा और आपदाएं जो भारी हैं, अब क्यों मानवता हारी है। और अब प्रकृति से हटकर थोड़ा मनुष्य जो आजकल नशे के दौर में घुसा है उसकी बात करी जाए कि नया दौर जो आया है नशे की पद्धति लाया है। ये नया दौर जो आया है नशे की पद्धति लाया है, और आजकल के फैशन में हर बच्चे ने धुएं का छल्ला उड़ाया है। और शराब का अब चलन चला है, शराब का अब चलन चला है, और ड्रग्स को तो जैसे सबने ही अपनाया है। नशा मुक्त दुनिया करने की अब हम सब की बारी है, अब क्यों मानवता हारी है। और सिर्फ पदार्थों का ये नशा नहीं, ये नशा जो है ये यहां तक सीमित नहीं रहा है कि सिर्फ पदार्थों का ये नशा नहीं, नशा हैवान सा आया है। इस नशे ने ना जाने कितनी मासूम जानों को खाया है। कहीं लड़की पर एसिड फेंके तो कहीं शरीर कुत्तों को खिलाया है। और अगली लाइन जो बोलूंगा अगर आप तक पहुंचे तो तालियों के माध्यम से बताइएगा कि कहीं लड़की पर एसिड फेंके कहीं शरीर कुत्तों को खिलाया है। और इस सब को होता देख, इस सब को होता देख जनता मौन खड़ी रील बना रही है। अब क्यों मानवता हारी है, अब क्यों मानवता हारी है। कहीं तो, धन्यवाद, कहीं तो हुई चूक हमसे जो ऐसा पहली बार हुआ है। कहीं तो हुई चूक हमसे जो ऐसा पहली बार हुआ है। संस्कारों पर प्रहार हुआ है और आदर्शों का संहार हुआ है। संस्कारों पर प्रहार हुआ है, आदर्शों का संहार हुआ है। एक दूजे से लड़ रही आज ये दुनिया सारी है। शायद इसीलिए आज मानवता हारी है, शायद इसीलिए आज मानवता हारी है। बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार विपिन देवांश सचदेवा, आपने बहुत ही शानदार कविता पढ़ी और आपने कहा कि मानवता क्यों हारी है। मैं समझता हूं कि जब आप जैसे युवा इन प्रश्नों को उठाने लगे तो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति ये कहना ही चाहेगी कि अभी नहीं हारी है। हाँ, कष्ट आ सकते हैं, विपदाएं आ सकती हैं, अपराधों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन जब तक संस्कारवान परिवार जीवित हैं कोई कभी भी प्रभावी नहीं हो सकता है। एक अकेला काफी है 100 झूठों को हराने के लिए। तो आइए इस राजनीति पर कटाक्ष करने के लिए, राजनीति पर अपनी कविता पढ़ने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं सुरेश दमोरा जी को, जो पधारे हैं हमारे बीच में जयपुर राजस्थान से। आइए स्वागत करते हैं आप सबकी जोरदार तालियों से। मैं सुरेश दमोरा जयपुर राजस्थान से हूँ जी। आज जो राजनीति का जो दुरुपयोग जो राजनीति में हो रहा है, जो नेता लोग अपने कुछ चंद वोटों की खातिर कई लोगों के साथ में जो गलत होता है, उन पर मैंने आज एक कविता बताने की कोशिश की है। राजनीति भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार नींबू का आचार है। लोग हैं लाचार, नेता करते हैं दगाचार। नेता नांगला जनता का है खाकला। और नेता नांगला जनता का है खाकला, नेता नांगला जनता को कर रखी है बावला। गांव में लोग समझते नहीं, नेता कुछ समझते नहीं। ना कुछ करते हैं काम, ना कुछ करते हैं काम, जब रिकॉर्ड दिखाकर लेते हैं दाम। जो भी आता है जंगल खाता है। जो सरपंच होते हैं वो बनते हैं, वो जंगलों को खा जाएंगे। इस पर मैंने कुछ कोशिश की लिखने की कि नेता आता है जंगलों को खाता है, पेड़ों को कटवाता है, प्रकृति का विनाश करता है। अब तो केदारनाथ जैसा होने वाला है, अब तो केदारनाथ जैसा होने वाला है। राजनीति का बुरा हाल होने वाला है। झूठ बोल बोल कर जनता की खाल खाते हैं, उनके साथ माल खाते हैं। नेता लोग सुधर जाएं, नेता लोग सुधर जाएं, हाल बुरा होगा। जनता तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेगी, घर में घुसने की जगह नहीं छोड़ेगी। गांव में दहशत फैला रखे हैं, गांव में दहशत फैला रखे हैं। नेताओं के खिलाफ कोई बोलता नहीं है।
जो बोलता है उनको चुप कराते हैं। हम किसी से डरने वाले नहीं, हम किसी से डरने वाले नहीं, नेताओं से लड़ने वाले हैं। हम किसी से डरने वाले नहीं, नेताओं से लड़ने वाले हैं। अपने हक की मांग के लिए हम लड़ने वाले हैं। नेताओं से क्या डरना। मैं कुछ इस पंक्ति में बताना चाहता हूँ कि नेताओं से क्या डरना, हमने बनाकर भेजा है। नेताओं बहुत से क्या सुंदर। डरना, हमने बनाकर भेजा है। नेताओं से क्या डरना, हमने बनाकर भेजा है। संसद में भेजा है, अपने काम के लिए भेजा है। संसद में भेजा है, अपने काम के लिए भेजा है। राजनीति में छोटी से लेकर बड़ों तक दादागिरी करते हैं। एक सरपंच से लेकर वार्ड पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक जो चीज़ें होती हैं, वो अपने पद की गरिमा को काम न करके अपनी दादागिरी की तरफ जाते हैं। राजनीति में छोटे से लेकर बड़े तक दादागिरी करते हैं। अच्छे लोगों को जीने नहीं देते, बेईमानों को छुड़ा देते हैं। जो भी कोई पुलिस वाला उसको पकड़ेगा तो उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं। पुलिस को एक फ़ोन करके बेईमानों को छुड़ा लेते हैं। अच्छे लोगों को जीने नहीं देते। नेता लोग सुधर जाओ वरना तुम्हारा हाल बुरा होगा। जनता तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेगी, एक दिन तुम्हारा हाल बुरा होगा। तुमको एक मौका और देते हैं, तुमको एक मौका और देते हैं, हाल तुम्हारा बुरा हो जाएगा। सुन लो हमारी बात, सुन लो हमारी बात। अब नेताओं की दादागिरी नहीं चलेगी। अब नेताओं की दादागिरी नहीं चलेगी। गांव में लोग समझने लगे हैं। गांव में भी लोग समझने लगे हैं। हर रोज अखबारों में छपेगी। जो दादागिरी करेगा उसका नाम अखबारों में आएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत ही शानदार कविता पढ़ी आपने। सतमोला कवियों की चौपाल में वीडियो सेगमेंट के क्रम में आज जो हमारे साथ जुड़ रही हैं देश की बहुत ही लाडली कवित्री ऋचा यज्ञेश परोहा। ऋचा यज्ञेश परोहा कटनी से हमारे बीच में बहुत ही आप अच्छी कविताएं आप लेकर आ रही हैं। जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा यज्ञेश कटनी मध्य प्रदेश से। मंचा सिंह समस्त गुरुजनों को मेरा नमस्कार है। साधना टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया। आज मैं आप समस्त गुरुजनों के समक्ष मैं एक पुराना किस्सा लेकर आई हूँ। आप तक पहुंचे तो मुझे अपनी भावनाएं प्रेषित जरूर कीजिएगा इस चैनल के माध्यम से कि गोल सी रोटी कपड़े साफ धूल झाड़ते कपते हाथ। नया नहीं है कोई किस्सा, वही पुरानी है ये बात। और जब इस किस्से पर परिवार समाज का सहयोग एक लड़की को एक बहू को मिलता है तो उसकी भावनाएं किस तरह से अभिव्यक्त की जाती हैं, जरा गौर से सुनिएगा कि आज देखो सुबह सुबह पन्ने पलटती हुई ख्वाहिशों की चादरें झटकार चली आई हूँ। फिर ख्वाब हाथ लिए अपनों को साथ लिए, देखो देखो साथ से मैं साथ ढूंढ लाई हूँ। कुछ को अटक गई खुद से भटक गई, देखो देखो साथ से मैं साथ ढूंढ लाई हूँ। साथ जिनका मिल रहा है उनका तो साधुवाद, जो विरोध हो रहा दुआएं साथ लाई हूँ। आगे की कुछ पंक्तियों का मर्म गृहिणी बहुत अच्छे से समझेंगी कि थक रही थी बैठे बैठे ढेरों जिम्मेदारियों से, खुद की भी थामी आशा निराशा छोड़े आई हूँ। खुद का जो खुद से ही ठाना है इरादा, अब शब्दों से भावों का तमाशा छोड़े आई हूँ। शब्दों से भावों का तमाशा छोड़े आई हूँ। उठी फिर किताब सारी खुशबू से पहन की, देखो कैसे मुस्काई कैसे मनोहाई हूँ। अब देखो ख्वाब सारे कर दूं जो वारे न्यारे, अब देखो ख्वाब सारे कर दूं जो वारे न्यारे। देखो आज फिर, देखो आज फिर, देखो आज फिर निखरे आई हूँ। प्रेम संग प्रियतम जो करते उसार, उसार जो है बुंदेलखंडी शब्द है जो मेरी सासू माँ बड़े प्रेम से इस शब्द का प्रयोग करती हैं और उसका तात्पर्य होता है प्रेम से सहीजना सवारना। तो प्रेम संग प्रियतम जो करते उसार, मुझे उनका आभार संसार फिर सजाई हूँ। उनका आभार संसार फिर सजाई हूँ। बात प्रेम की हुई है तो चंद पंक्तियां प्रेम की तरफ से भी प्रेषित करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अब तक पहुंच रही होंगी कि होती हूँ पुनर्काश। सुनिएगा श्रीमती अपने श्रीमान से किस तरह से अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करती है कि होती हूँ पुनः खास, प्रतिभा को निखारते हैं, सम्मान वाले ताज से मुझको संवारते हैं। पुरुष के पौरुष से पिता को उभारते हैं, करते हैं बराबर मुझको उबारते हैं। तराशते जो मुझ में कीमती उन्माद उछल जाता है, उसी क्षण इश्क
आपसे कुछ ज्यादा हो जाता है। सुनते हैं ना, इश्क कुछ ज्यादा हो जाता है कि जब भी, अब कुछ पंक्तियां पुरुष की तरफ से प्रेम की अभिव्यक्ति, सामान्यतः पुरुष अपने प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं करते, बट उनकी भावनाओं को मैंने शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। आप सभी पुरुष अगर मेरी भावनाओं तक पहुंच पाते हैं तो मेरी इन पंक्तियों के जरिए अपनी भावनाएं अपनी श्रीमती तक जरूर पहुंचाइएगा कि जब भी मेरी शक्ति को नर्म हाथों से सजाती हो, जब भी मेरी शक्ति को नर्म हाथों से सजाती हो, जितना भी तेज हूं नीर सा मनाती हो, करती हो सजीव सा अरमा भी संवारती हो, दायरे से परे हो साथ तुम निभाती हो, निशब्द होता फिर भी भाव व्यक्त हो जाता है, जताता नहीं हूं, जी हाँ जताता नहीं हूं, फिर भी इश्क कुछ ज्यादा हो जाता है। गिरता जो मनोबल तो सबल बन के आती हो, नम मेरी पलकों में खुशियां यूं सजाती हो, होती जो कमियां तो खामियां बन जाती हो, थाम मेरा हाथ मेरा साथ यूं निभाती हो, धड़कता है दिल मेरा भी, धड़कता है दिल मेरा भी, जब साथ तेरा पाता है, जताता नहीं हूं, जताता नहीं हूं, फिर भी इश्क कुछ ज्यादा हो जाता है। थकता तो मैं भी हूं, कभी तुम भी थक जाती हो। सुनिएगा कि थकता तो मैं भी हूं, कभी तुम भी थक जाती हो, फिर भी खुद को छोड़ प्याला मुझ तक सरकाती हो, भोर से सांझ तक तुम तो अपनी उलझनों में होती, मेरे ही अपनों में देखो मुझे खास बनाती हो। देखो शादी के बाद ऐसा नहीं है कि केवल महिला का सम्मान बढ़ता है, पुरुष भी अपने परिवार में एक नए स्तर को प्राप्त कर लेता है। तो मेरे ही अपनों में देखो मुझे खास बनाती हो, समझती हो बातें वो नन्ही जो दिल समझ नहीं पाता है। शिकायतें सारे परिवार वालों की, ये कुछ समझता नहीं, किंतु शादी के बाद वो सारी चीजें समझने लगता है कि समझाती हो वो बातें भी नन्ही, दिल जो समझ नहीं पाता है, बस उस क्षण इश्क कुछ ज्यादा हो जाता है, इश्क कुछ ज्यादा हो जाता है। मैं तो गंभीर जरा गर्म सी ताशीर वाला, धीर धड़ तुम ही तो तकदीर बदल जाती हो, होती है ख्वाहिश की बुन लूं मैं शब्दों को। जी हाँ, वो भी एक कवि बनना चाहता है, किंतु होती है ख्वाहिश की बुन लूं मैं शब्दों को, ठहरा सा सोच में मैं और तुम पहल कर जाती हो, होती नाराज कि मुझे कुछ समझ नहीं आता है, गुस्से से तमाती तुम और उस क्षण उम्र भर तुम्हें सताने का वादा हो जाता है। जान मेरी इश्क उस वक्त कुछ ज्यादा हो जाता है, इश्क कुछ ज्यादा हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों मुझे सुनने के लिए। मेरी पंक्तियां अगर आप तक पहुंचती है तो मुझे चैनल के माध्यम से, अपने कमेंट के माध्यम से अपना आशीर्वाद प्रेषित जरूर कीजिएगा। मैं ऋचा यज्ञेश। जो सतमोला कवि चौपाल आज इतना आगे वटवृक्ष बन चुका है आप सभी के मंगल कामनाओं सहयोग के कारण, उसके जड़ में हैं वो हैं हमारे सतमोला कवि चौपाल के प्रायोजक श्री अनिल कुमार मित्तल जी, जो सतमोला के एमडी भी हैं और चेयरमैन हैं। सुनते हैं उनका शुभकामना संदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल में आप जितना भी आपका हमें सहयोग मिला वह अतुलनीय है। 20 वर्षों की यात्रा करते करते अब हम 21वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। सतमोला कवियों की चौपाल में आप दर्शक के रूप में, नवांकुर कवि के रूप में
आप हमारे साथ नित्य प्रत्येक जुड़ते रहते हैं और जुड़ने की इच्छा भी रखते हैं। जो अभी तक नहीं जुड़ पाया, आप कार्यक्रम तो देखते हैं लेकिन आपके अंदर संकोच है, उस संकोच को निसंकोच करें। टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर आप हमसे संपर्क करें। संपर्क करें तो आपको एक सुखद अनुभूति प्राप्त होगी। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। आपके अंदर कुछ उमड़ रहा है, कुछ घुमड़ रहा है, कुछ आपके मन मस्तिष्क में हलचल हो रही है, तो आप केवल फ़ोन उठाएं, हमसे बात करें। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9711182183 पर। आप हमसे संपर्क करें। जिन कभी जो हमारे पुराने सदस्य, उनको जो 6 महीने हो चुके हैं पूरे, उनको स्वयं हमें फ़ोन करना चाहिए ताकि उनको अगला क्रम हम दे सकें। सतमोला कवियों की चौपाल इसी प्रकार अनवरत चलती रहेगी। देखते रहिए, दिखाते रहिए। सतमोला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। नमस्कार। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।